सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा। और वैसे यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार लेंथी है, मतलब परेशान हो जाते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को देख के। लेकिन आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपको ना इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा। मतलब मेरे ख्याल से यार जिस तरीके से मैं समझाने वाला हूँ ना, वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ईजिएस्ट तरीका है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ना चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रूव करो कि जो रूट 5 है ना वो आपका इर्रेशनल है। देखो यार सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो कोई चीज इर्रेशनल होती है या फिर कोई चीज रैशनल होती है। दो ही ऑप्शन होते हैं, राइट। तो अगर हमें इसको इर्रेशनल प्रूव करना है, तो अगर मैं इसको ये प्रूव कर दूं कि भाई ये रैशनल नहीं है, अब ऑप्शन ही दो है, तो अगर वो चीज कोई चीज रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो इर्रेशनल होगी, क्योंकि दो ही ऑप्शन है ना। अब देखो यार मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक बैग है, उसके अंदर है ना दो बॉल है, एक रेड कलर की बॉल है, एक आपकी ब्लू कलर की बॉल है, ठीक है। और मैं मान लो कोई भी रैंडमली एक बॉल बाहर निकालता हूं, और बाहर जो बॉल निकल रही है ना, मैं ये बोल दूं कि भाई बाहर जो बॉल निकली है ना वो आपकी ब्लू बॉल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है दो ही ऑप्शन थे ना, अगर जो बाहर बॉल निकली है वो ब्लू नहीं है तो वो बॉल कौन सी है, जो बाहर निकली है वो रेड बॉल है। तो वही चीज है, यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज होगा कि अगर मेरे को रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है ना, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि भाई जो रूट 5 है वो आपका रैशनल नहीं है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो इरेशनल अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड। अब देखो यार कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड सुन के ना बच्चे परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। मतलब बच्चे सोचते हैं पता नहीं यार ये कौन सा अजीबोगरीब वर्ड आ गया हमारी लाइफ के अंदर। तो कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड है ना बहुत ईजी वर्ड है, ठीक है, ज्यादा डरो मत। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि भाई जो मैं सोच के चला हूं ना वो नहीं हुआ। सिंपल। जैसे मान लो हमारी क्लास के अंदर कोई नया स्टूडेंट आ जाए, ठीक है, और हम ये सोचें यार ये लड़का तो बहुत अच्छा है, और 4 दिन बाद हमें उसकी सच्चाई पता चलती है कि भाई ये तो मैंने जैसा सोचा था वैसा तो है ही नहीं है, मैंने तो बहुत अच्छा सोचा था और ये तो लड़का अलग ही टाइप का निकला, बहुत ही बुरा निकला, राइट। तो आपकी अजम्पशन गलत हो गई है, जो आपने सोचा था उस लड़के के बारे में वो चीज़ उल्टी हो गई है। तो उसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, राइट। समझ आया। तो इस क्वेश्चन में भी कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से ही इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं कि जो रूट 5 है ना वो रैशनल है, ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूं। और अब ऑब्वियस सी बात है मैं स्टार्टिंग में इसको रैशनल मान के चल रहा हूं, बाद में प्रूव होगा कि भाई जो मैंने माना था वो तो हुआ ही नहीं। तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल। तो मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि भाई जो रूट 5 है ना वो आपका रैशनल है। और पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद लास्ट में ये चीज आ जाएगी कि भाई जो मैं चीज लेके सोच के चला था ना कि ये रैशनल है, वो रैशनल नहीं है। और ऑब्वियस बात है जब रैशनल नहीं है तो वो क्या होगी, इरेशनल होगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन का आपको एक बार फॉर्मेट पता चला। देखो यार मैं आपको ना समझाना चाहता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को ना रटवाने लग जाते हैं कि भाई ये कर लेना वो कर लेना, और बच्चे रट लेते हैं। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं, उसके डीपनेस में नहीं जाओगे, तो आप लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। और आपको पता, देखो यार ये कौन सी क्लास है, 10th क्लास है, इसके अंदर है ना क्वेश्चन एज इट इज नहीं आते पेपर के अंदर। आपको पता है बोर्ड्स की क्लास है, इसमें क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के देते हैं, तो आपको कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है। तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको सारा समझ आ रहा होगा। तो हमने भाई अज्यूम कर लिया कि जो रूट 5 है वो रैशनल है, ठीक है। और हम प्रूव करेंगे कि जो हमने अज्यूम किया है वो गलत अज्यूम कर लिया था, ठीक है। तो अगर ये रूट 5 रैशनल है तो ऑब्वियस ही बात है जो चीज़ रैशनल होती है, रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल वो उन चीज़ों को बोलते हैं जो चीज़ें फ्रैक्शन में लिखी जा सके। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता होगा। फ्रैक्शन मतलब जैसे 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो अगर रूट 5 रैशनल है तो ऑब्वियस ही बात है रूट 5 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि बाय वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2, 2/4 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर रूट 5 मैंने रैशनल लिया है तो रूट 5 को मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं ना, क्योंकि जो चीज़ें रैशनल होती है उनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। क्लियर आया समझ। तो लेकिन रैशनल चीज़ों में ना एक रूल क्या होता है कि जो चीज़ न्यूमरेटर में है और जो चीज़ डिनोमिनेटर में है, इन दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो 1 होता है। अब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है और जो हमारा डिनोमिनेटर है उन दोनों को कॉमनली एक ही ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, और वो नंबर 1 है। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं a and b can be commonly divided by
ओनली 1, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिर्फ अकेला एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है और वो 1 है। क्लियर। अब देखो मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। जैसे मैं एक रैशनल नंबर लिख लेता हूं, फॉर एग्जांपल क्या लिखूं, चलो 2/7 लिख दिया, ठीक है। ये मेरा एक रैशनल नंबर है। अब ये बताओ जो हमारा न्यूमरेटर है यानी कि जो 2 है वो किन किन से डिवाइड हो सकता है। तो 2 जो है 2 और 1 से डिवाइड हो सकता है, और जो 7 है ये किन से डिवाइड हो सकता है, ये भी 7 और 1 से डिवाइड हो सकता है। तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि 1 है, जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, यानी कि ये रैशनल है, राइट। यानी कि 1 के अलावा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई और डिवाइड नहीं कर सकता। समझ में आई बात? ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट। चलो अब आगे चलते हैं। तो मेरा क्या लिखा हुआ था, √5 = a/b लिखा हुआ था। तो अब एक काम करते हैं, इस b को ना लेफ्ट साइड में भेज देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका √5b = a आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ ना स्क्वायर कर देते हैं। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्लियर। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट में देखो 5b² हो जाएगा, क्योंकि √5 का जो रूट है वो कट जाएगा ना स्क्वायर से, और राइट साइड में a² आ जाएगा। अब इस 5 को राइट साइड में भेज देते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखो जो 5 है वो b² से मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड में जाके 5 जो है डिवाइड में चला जाएगा। तो b² = a² / 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर में है, यानी कि ये जो 5 है ये हमारा a² को डिवाइड कर सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सो a² इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर। तो a² जो है वो मेरा 5 से डिविजिबल है। अब देखो यार आपके सिलेबस के अंदर है ना एक थ्योरम है। अब जिन बच्चों के पास नई वाली लेटेस्ट बुक होगी उनकी बुक के अंदर थ्योरम नंबर 1.2 होगी, और जिन बच्चों के पास पुरानी बुक होगी उनकी बुक के अंदर थ्योरम नंबर 1.3 होगी, ठीक है। और वो थ्योरम क्या बोलती है हमें, वो थ्योरम ये कहती है कि कोई भी नंबर अगर a² को डिवाइड कर सकता है ना, तो वो नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर ये जो हमारा 5 है ये अगर a² को डिवाइड कर सकता है ना, तो ये जो 5 है ये हमारा a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। तो यहां पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.2, नई बुक में 1.2 है इसलिए मैंने 1.2 लिखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.2 a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो जो a है वो मेरा 5 से डिविजिबल है। क्लियर। कंसेप्ट समझ आया? ये लगा लो आधा क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। अब मैं देखो आपको कंसेप्ट समझाता हूं कि हम कर क्या रहे हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि भाई a और b को अकेला 1 ही डिवाइड कर सकता है, राइट। अब a हमारा 5 से डिविजिबल है, और मैं ये दिखा दूं कि जो मेरा b है वो भी मेरा 5 से डिविजिबल है। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने क्या बोला था, a और b को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, लेकिन अगर a को 5 डिवाइड कर पा रहा है और b को अगर 5 डिवाइड कर दे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। लेके हम ये चलें कि भाई a और b को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, और जो a और b है वो 5 से भी डिविजिबल है, ये कैसे हो सकता है? तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो जो हमारा √5 है वो रैशनल तो होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ रैशनल नहीं है वो इरेशनल हो जाएगी। तो हमने क्वेश्चन आधा तो कर लिया है, हमने ये तो दिखा दिया कि भाई जो a है वो 5 से डिविजिबल है। अब हम ये दिखाएंगे कि जो b है वो भी 5 से डिविजिबल है। क्लियर है एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। तो देखो भाई हमारा कहाँ तक हो गया था, हमारे ये तो हो गया था कि a इज डिविजिबल बाय 5 तो हमारा हो गया था। अब हमें क्या करना है, b को भी डिविजिबल बाय 5 दिखाना है और क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर मेरा a 5 से डिविजिबल है तो a डिविजिबल बाय 5 है। जब a को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई तो नंबर आएगा ना। तो हम मान लेते हैं वो नंबर क्या है, c है। अब देखो मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो 25 आपको पता है 5 से डिविजिबल है, तो 25 को 5 से डिवाइड करने पर कोई ना कोई तो नंबर आएगा ना, वो 5 हो सकता है, राइट। जैसे 125 है, 125 भी 5 से डिविजिबल है, तो 125 को 5 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है 25, ये भी कोई नंबर है, राइट। तो ये नंबर कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 50 जो है वो भी आपका 5 से डिविजिबल है, डिवाइड करने पर 10 आएगा। तो कोई ना कोई ऐसा डिवाइड करने पर नंबर तो आएगा ना। तो हम यही कर रहे हैं, जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको मैंने c लेट कर लिया। क्लियर। ठीक है, मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। तो जो c है वो हमारा डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो हमारा c है,
ठीक है, एक काम करते हैं 5 को राइट साइड भेज देते हैं, तो a जो है वो मेरा 5 इंटू सी हो जाएगा। क्लियर, a मेरा 5 इंटू सी हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो मैं दोनों तरफ स्क्वेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में a स्क्वेयर आ जाएगा, राइट साइड में 25 सी स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर, और इसको यार मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हमारे को ना इन दोनों इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया और उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्लियर, अब देखो यहाँ से मेरी ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। ए स्क्वेयर जो है मेरा वो किसके इक्वल है, 25 सी स्क्वेयर के इक्वल है। और मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी मेरी 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी जो मैंने पिछले पेज से यहाँ पे नोट डाउन कर ली। ठीक है, ताकि हमें बार बार पिछले पेज पे ना जाना पड़े। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ना ये लगा लो आपका 80% क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करनी है, अब मेरे को ना इक्वेशन नंबर 2 से जो मेरी ए स्क्वेयर की वैल्यू है ना, जो कि 25 सी स्क्वेयर है, ये ए स्क्वेयर वाली वैल्यू मेरे को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, बीच में लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 से जो मेरी ए स्क्वेयर की वैल्यू आई है वो मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरी क्या है, 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। तो ए स्क्वेयर की जगह मैं 25 सी स्क्वेयर पुट कर देता हूँ, तो 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वेयर। तो ये एक काम करते हैं, हाँ, इस 25 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ। ठीक है, तो 5b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो 5 से 25 कट जाएगा 5 पे, तो क्या आ गया, b स्क्वेयर बाय 5 इक्वल टू सी स्क्वेयर आ गया। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 5 है, यानी कि जो b स्क्वेयर है वो भी मेरा देखो 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी तो यही चीज़ आया था ना, ए स्क्वेयर के नीचे जब 5 आ गया था तब हमने क्या बोला था कि भाई ए स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है, और यहाँ पे क्या हुआ कि b स्क्वेयर के नीचे 5 आया है। राइट, इसका मतलब जो b स्क्वेयर है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सो b स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5। तो b स्क्वेयर जो है वो मेरा 5 से डिविजिबल है। और जैसे देखो पिछले में हमने क्या किया था कि अगर a स्क्वेयर मेरा 5 से डिविजिबल है तो थ्योरम नंबर 1.2 के हिसाब से a भी मेरा 5 से डिविजिबल होगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे कि अगर मेरा b स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 क्या हो जाएगा, अगर b स्क्वेयर मेरा 5 से डिविजिबल है देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर, देखो मैंने आपको बताया था ना कंसेप्ट क्या है, पहले हम ये दिखाएंगे कि जो a है वो मेरा 5 से डिविजिबल है, और बाद में हम ये दिखाएंगे कि जो b है वो भी मेरा 5 से डिविजिबल है। और मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था स्टार्टिंग में कि भाई a और b को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ये आ गया कि भाई a को 5 भी डिवाइड कर सकता है और b को 5 डिवाइड कर सकता है, यानी कि a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। और यहाँ पे बोला गया था कि a और b सिर्फ 1 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे इन स्टार्टिंग वी सेड दैट a एंड b आर डिविजिबल बाय only 1, but now it is proved that, ये हमने प्रूव कर दिया कि a एंड b आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये बातें तो देखो यहाँ पे गलत हो गई ना, यहाँ पे ऊपर अलग बात बोली जा रही है, नीचे अलग बात बोली जा रही है। तो जो चीज़ हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे, स्टार्टिंग में ये लेके चले थे, ये हमने अज्यूम किया था, और जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में अज्यूम की थी वो तो लास्ट में गलत साबित हो गई। जैसे मैंने एक लड़के को स्टार्टिंग में ये सोचा था कि यार ये बहुत अच्छा है, बाद में वो बहुत ही घटिया निकला। राइट, तो फिर वही चीज़ है, ये क्या है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड से ना डरना नहीं है आपको, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन बस यही है कि जो स्टार्टिंग में हमने सोचा था वो लास्ट में नहीं हुआ।
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी कि हमने स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे कि आपका √5 जो है वो रैशनल है, बट अब कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था वो हो नहीं सकता। सो √5 इज नॉट रैशनल। और मैंने क्या बोला था, दो ही ऑप्शन होते हैं ना, या तो कोई चीज रैशनल होती है या कोई चीज इरैशनल होती है। अगर √5 रैशनल नहीं है देन √5 इज ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इरैशनल। ठीक है, आया समझ। देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चे ना क्या करते हैं यार इस क्वेश्चन को ना रटने लग जाते हैं। रटना नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है। चलो एक काम करता हूं, मैं फिर से है ना आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवीजन मरवा देता हूं कि हमने इस क्वेश्चन में एक्चुअली किया क्या है। ठीक है, तो देखो भाई स्टार्टिंग में हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना था। ठीक है, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग में हम इसको ना डायरेक्ट इरेशनल प्रूव करने नहीं जाएंगे। हम ये मान लेंगे कि भाई जो √5 है ना वो रैशनल है। ठीक है, और हम ये दिखा देंगे कि √5 रैशनल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो कोई चीज़ रैशनल होती है, कोई इरेशनल होती है। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि भाई √5 जो है वो रैशनल नहीं है, तो अपने आप ही इरेशनल प्रूव हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई स्टार्टिंग में √5 रैशनल है। और रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल वो चीज़ें होती है जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर √5 रैशनल है तो √5 को भी हम फ्रैक्शन यानी कि a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल चीज़ों का एक बहुत ही बड़ा रूल होता है कि उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है, उसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर √5 मेरा रैशनल है तो आगे सिंपल हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, b लेफ्ट में चला जाएगा तो आगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो मेरा ये आ गया b² = a²/5। अब डिवाइड में 5 है, यानी कि a² जो है वो 5 से भी डिविजिबल है, राइट। और एक थ्योरम होती है, थ्योरम नंबर 1.2, तो वो क्या कहती है कि कोई भी चीज़ अगर a² को डिवाइड कर सकती है तो वो सेम चीज़ a को भी डिवाइड करेगी। तो अगर 5 a² को डिवाइड कर सकता है तो जो 5 है वो आपका a को भी डिवाइड करेगा। तो अब न्यूमरेटर मेरा 5 से डिविजिबल है, तो अगर मैं ये दिखा दूं कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो भी 5 से डिविजिबल है, तो ये चीज़ तो रैशनल हो ही नहीं सकती, राइट। तो अब हम b को ये दिखाएंगे कि जो b है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो a तो हमने दिखा दिया। आगे अगर a 5 से डिविजिबल है तो मैं a/5 करूंगा तो कोई ना कोई नंबर आएगा, यानी कि अगर a मेरा 5 से डिविजिबल है तो डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई तो नंबर आएगा ना। जैसे मेरा मान लो 45 है, 45 भी मेरा 5 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना, जैसे 9 आ गया। जैसे 5 खुद 5 से डिविजिबल है तो काटने पर 1 आ रहा है ना, तो जो चीज़ डिवाइड करने के बाद आ रही है उसको हमने c मान लिया। ठीक है, फिर 5 उधर चला जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, और जो पीछे ये था इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, हम इक्वेशन नंबर 2 से a² की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, आगे हल्की फुल्की कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे डिनोमिनेटर में 5 है, यानी कि b² जो है वो भी 5 से डिविजिबल है। तो थ्योरम दोबारा से लगा देंगे कि अगर b² 5 से डिविजिबल है तो जो b है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे सारा गेम खत्म हो गया, a भी 5 से डिविजिबल आ गया, b भी 5 से डिविजिबल आ गया, यानी कि हमने स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे कि a और b को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, बट हमने प्रूव कर दिया कि a और b को 5 भी डिवाइड कर सकता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में अज्यूम की थी वो हमारी रॉन्ग प्रूव हो गई है। तो स्टार्टिंग में हमने लेके चले थे कि √5 जो है वो रैशनल है, लेकिन अब रॉन्ग प्रूव हो गई, यानी कि √5 रैशनल नहीं है। अब कोई चीज़ रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी, इरेशनल होगी। तो लास्ट में आप एटीट्यूड के साथ लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो आप अगर कंसेप्ट को समझोगे ना तो यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत आपको इजी लगेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में ना आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब तक आप अपने हाथ से सोल्व नहीं करोगे ना तब तक ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। मैं जानता हूं अब मैंने समझाया तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कम से कम है ना आप 1 या 2 बार खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जब प्रैक्टिस करो ना तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप √5 लेके चलोगे, आप √3 को भी इरेशनल प्रूव करके दिखा सकते हो, √7 को भी इरेशनल प्रूव करके दिखा सकते हो। तो अलग अलग नंबर पे ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक वही बात है ना, मैथ जो एक ऐसा सब्जेक्ट है ये सारा प्रैक्टिस बेस्ड है।
तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी यार मेरे को लगता है कि आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ आ भी गया होगा। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आई नो दैट, बट मैं ये मानता हूँ कि यार 10 वीडियो देखने से बढ़िया एक ही वीडियो देख लो, भले ही वो लंबी हो। मेन चीज ये नहीं है कि वीडियो कितनी लंबी है, मेन चीज ये कि तुम्हें समझ आया ना, बस वही तो चाहिए था ना। तो गाइज होप करता हूँ यार ये जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है ना वो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो क्या होगा, जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। और जाते जाते यार वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।